नमस्कार दोस्तों, स्टोरी ऑडियो बुक मुंबई चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको ये कहानी पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। अब तक आप लोगों ने सुना कि अनाया सारा के पिता को जबरदस्ती ब्लैकमेल करती है कि वह सारा पर से अपने सारे हक छोड़ दे, उन पेपर पर साइन करवाने के लिए धमकाती है। लेकिन उसकी मिस्टर उसे रोक रही थी। तभी सारा के पिता का फोन बजा और फोन पर जो कहा गया उसे सुनकर तो वह डर से कांपने लगा। तभी सारा की सौतेली माँ अपने पति को रोकने के लिए उसका हाथ पकड़ लेती है। ये देखकर सारा के पिता उसे जोर का तमाचा लगाते हुए गुस्से में बोले, तुम घटिया औरत, तुम्हें बस बकवास करना आता है। फिर वह अनाया की ओर देखकर बोली, मुझे माफ कर देना, प्लीज मेरे बिजनेस को कुछ मत कीजिए, मैंने इतने साल लगाए हैं उसे खड़ा करने में। सारा जो अपने पिता को गिड़गिड़ाता हुआ देख रही थी, उसकी आंखों में चमक सी आ गई। वह अनाया को प्राउड भरी नजरों से देखने लगी। आज उसकी नजरों में अनाया के लिए नफरत नहीं थी, न ही ऐसा था कि वो अनाया को पसंद करती थी। वो बस प्राउड नजरों से उसे देख रही थी, जैसे सोच रही हो कि अगर वह भी इतनी पावरफुल होती तो उसे इस तरह से धमकाया नहीं जाता और न ही उसे इस तरह से हर जगह से निकाला जाता। वही अनाया कुछ नहीं बोलती और इशारा करती ताकि रोबोट कागज ले जाते। वह सभी लोग सारा को लेकर वहां से निकल जाते हैं। जाते हुए अनाया बोली, वैसे तुम कुछ लेना चाहती हो तो ले सकती हो यहाँ से। सारा ज्यादा तो कुछ नहीं लेना चाहती थी, लेकिन उसकी मॉम की कुछ चीज थी जिसको उसकी सौतेली माँ ने छीन ली थी। उसके पिता की वजह से उसने वह सभी चीज जबरदस्ती से निकलवा ली, खास करके वह कीमती गहने जो उसकी माँ के थे। अपनी सारी कीमती चीज लेकर वो बाहर चली गई। वही मिस्ट्रेस बस जलन भरी नजरों से देखती रही। गार्ड्स कहने की वजह से वो कुछ कर नहीं सकती थी। वही उनके जाए के कुछ वक्त में सारा के पिता के बिजनेस पार्टनर ने अपने हाथ पीछे खींच लिए और उनकी सारी बिजनेस डील बर्बाद हो गई। अगर ऐसा ही चलाता रहा तो वह 2 दिन भी नहीं टिक पाते और उनका बिजनेस पूरी तरह से बंद हो जाता, जिस वजह से वह गुस्से में ही अपनी मिस्ट्रेस को पीटने लगा, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे लग रहा था ये सब कुछ इसी की वजह से हो रहा था, क्योंकि उसी का आइडिया था सारा की शादी करवाने का। वही अनाया जैसे ही बाहर निकली, वो सारा को एक फाइल देते हुए बोली, ये वो प्रॉपर्टी है जो तुम्हारी नानी ने तुम्हारे लिए छोड़ी है। आगे से तुम अपनी नानी का सरनेम इस्तेमाल करोगी। आगे से तुम सारा शेरगिल नहीं, सारा भवानी व्यास हो। भले ही तुम्हारी नानी ने तुम्हारे लिए बहुत बड़ा अंपार तो नहीं छोड़ा, लेकिन इतना जरूर छोड़ा है कि तुम अपनी पूरी जिंदगी आराम से बिता सको। और अगर तुम मेहनत करो और लोगों को अच्छे से मैनेज करो तो तुम एक सक्सेसफुल औरत बन सकती हो। आगे से अपनी जिंदगी अच्छे से जीना और अपनी जिंदगी में कुछ हासिल करने की और आगे बना। फिर वह पीछे खड़े 2 लोगों की ओर इशारा करके बोली, यह मिस्टर अमरेंद्र जिंदल के खास वफादार लोग हैं जो आज तक उनके लिए वह बिजनेस संभालते आए थे। तुम इसके साथ जाओ, ये तुम्हें अपने नए घर ले जाएंगे। बाद में तुम खुद डिसाइड करना, तुम्हें यहाँ रहना है या फिर उस जगह रहना है जहाँ पर तुम्हारी नानी का बिजनेस है। वही यह सब कुछ सुनकर सारा अपनी रोती हुई आवाज में बोली, शुक्रिया मेरी मदद करने के लिए। वह आगे कुछ बोल ही नहीं पाई। आखिरकार वह इतने वक्त से अनाया को दुश्मन समझती थी तो भला वह कुछ भी कर ले, अनाया उसे सच्चा नहीं मानती और वह आगे से अपने काम से अपनी सिंसेरिटी दिखाना चाहती थी, ना कि बातों से। तभी हर्षद जिंदल गंभीर आवाज में बोला, तुम्हें सेठ होने की जरूरत नहीं है। भले ही तुम हमारे साथ नहीं रह रही हो, लेकिन तुम जिंदल परिवार का हिस्सा हो। आगे से अगर कोई भी मुसीबत आए या फिर तुम्हें कोई परेशान करे और तुम उस मुसीबत का हल ना खोज पाओ तो हमें फोन जरूर करना। खुद को अकेला मत समझना और अपनी जिंदगी अच्छे से जीना। सारा भी हाँ में सिर हिलाते हुए बोली, जरूर भाई, मैं आपकी बात को जरूर याद रखूंगी। इतना बोलकर वह उन लोगों के साथ चली गई जो वहां आए थे। जाते हुए वो सोच रही थी कि भगवान उसे दूसरा मौका दिया है तो वो अच्छे से अपनी जिंदगी गुजरेगी। वहीं अनाया और उसका काफिला भी चला गया। पीछे सारा के पिता को ऐसे ही छोड़ गए, बर्बाद होने के लिए। वैसे भी कहते हैं ना, जैसी करनी वैसी भरनी। उसने अपनी जिंदगी में कोई अच्छा काम नहीं किया था तो भला उसके साथ अच्छा कैसे होता। एक ही रात में उसकी कंपनी डूब गई और उसकी मिस्ट्रेस जो हमेशा उसका साथ निभाने के वादे करती थी, वह अपने बेटे को लेकर वहां से चली गई। सारा के पिता ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वह उसे रोक नहीं पाया। आखिर में अंत तक आते हुए उसे पता चला
कि वह लड़का भी उसका अपना बेटा नहीं था, वह तो किसी और का बेटा था, और पैसों की वजह से उसकी मिस्ट्रेस ने ये कह दिया कि वह उसी का बेटा है, और उसने झूठी डीएनए रिपोर्ट भी दे दी। अब जब सारा के पिता के पास पैसे नहीं बचे थे, तो वह उसे ऐसे ही छोड़कर चली गई। सारा के पिता के पास ना ही जायदाद बची, ना ही उसकी कंपनी बची, ना ही उसके लीगल कनेक्शन बचे। सब कुछ एक ही रात में उसके हाथों से चला गया। अब सिर्फ घर ही बचा था जिसमें वह रह रहा था, और अब वह पूरी तरह से शेरगिल परिवार पर डिपेंड हो चुका था। अब वह अपना वक्त शराब पीने में और औरतों के साथ मजे करने में गुजार रहा था। उसके पास कुछ भी नहीं बचा था। वही उसकी मिस्ट्रेस की हालत भी ज्यादा अच्छी नहीं रही। वह जैसे ही बाहर निकली और दूसरे आदमी को फंसाने के लिए, जो उसे पहले पसंद करता था और उसके साथ कई बार मजे भी कर चुकी थी, क्योंकि उसके पास अभी भी पैसे थे, तो वह उसी के पास जाने वाली थी अपने बेटे को लेकर। लेकिन रास्ते में ही उसका बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ, लेकिन उसके बेटे की हालत बिल्कुल ही खराब हो गई। अब वह किसी काम का नहीं रहा, वो अपाहिज हो गया और उसको हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया गया। उसका शरीर पूरी तरह से बेकार हो चुका था। अब मुझे ये बताने की जरूरत तो नहीं होगी कि यह काम हमारे हीरो हर्षवर्धन का था। मिस्ट्रेस के बेटे की गंदी नजरें अनाया पर देखकर ही हर्षवर्धन ने ठान लिया था कि वह उसे अच्छा सबक सिखाएगी। वह तो उसे जान से मार देता, लेकिन यह उसके लिए आसान सजा होती, इसलिए उसने जिंदगी भर तड़पने के लिए उसे छोड़ दिया। वैसे भी ऐसा प्यार हर किसी को चाहिए होता कि बिना बताए पीछे से वह उसके रास्ते के सारे कांटे को हटा दे। इतनी परफेक्ट जोड़ी कौन नहीं चाहेगा। मेहता परिवार में, वही मेहता परिवार में आज पूरा परिवार इकट्ठा हुआ था। आज उन्होंने जानवी को भी मेहता परिवार में बुलाया था ताकि वह कोई आखिरी फैसला कर सके। अब वह काफी हद तक परेशान हो चुके थे। उन्हें खुले हाथों से पैसा इस्तेमाल करने की आदत थी, और जानवी ने उनकी सारी अय्याशियों पर पानी फेर दिया था। विशाल की बहन दिव्या तो गुस्से से पागल हो रही थी। अगर उसका बस चलता तो वह जानवी को पीट पीट कर मार देती। वही उसकी माँ कावेरी भी कुछ कम नहीं थी। पिछली बार जब क्लब में उसकी बेइज्जती हुई थी, तब से ही वह जानवी पर खुन्नस खाए बैठी थी। इसका बस चलता तो वह जानवी को ही मार देती। विशाल के पिता की हालत भी कुछ ऐसी थी। सबसे ज्यादा खराब तो विशाल की हालत थी। उसे अपनी कंपनी में पूरा कंट्रोल चाहिए था। वह चाहता था कि हर कोई उसके आगे पीछे नाचे और उसे वहां का कर्ता धर्ता समझे, जैसे वह वहां का भगवान हो। लेकिन जब से जानवी ने शेर शासन किए थे, तब से ही उसकी इज्जत कंपनी में कुछ खास बची नहीं थी। ना ही शेयर होल्डर उसे अच्छे से रिस्पेक्ट देते थे, ना ही कंपनी के एम्प्लॉय उसे इज्जत देते थे। कुछ तो उसके पीछे बातें भी करते थे कि वह कितना बेकार है, वह कंपनी अच्छे से मैनेज नहीं कर पा रहा है, उसे तो अच्छी जानवी है। हालांकि यह सब कुछ जानवी का ही किया था। उसने ही कुछ लोगों को ये सब कुछ करने के लिए कहा था। उसे बहुत अच्छे से पता था कि विशाल को अपनी रेपुटेशन कितनी प्यारी है। वो सबको अपने नीचे समझता है और खुद को कुछ महान ही समझता है। इतने सालों में जानवी उतना तो विशाल को जान चुकी थी, इसीलिए उसने आज जानबूझकर फाइनल सेटलमेंट करने का सोचा। जानवी जैसे ही अंदर आई, हर किसी की नजरें उस पर टिक गई, जिसमें हर कोई उसे नफरत से ही देख रहा था। किसी की भी नजरों में उसके लिए इज्जत या रिस्पेक्ट नहीं थी। जाहिर सी बात है, जानवी उनके पैसों पर कुंडली मार कर बैठी थी, और यह चीज उन लोगों को कैसे बर्दाश्त होती। जैसे ही जानवी वहां बैठी, विशाल उसे देखते हुए गंभीर आवाज में बोला, अब जबकि तुम यहाँ आ चुकी हो, तो अच्छा होगा कि तुम अच्छे से बिहेव करो। मैं तुम्हें अभी भी एक्सेप्ट कर लूंगा। ये सुनकर जानवी की आंखें छोटी हो गई, क्योंकि विशाल का नेचर अभी भी नहीं बदला था, जैसे कि जानवी से बात करके वह उस पर कोई उपकार कर रहा हो। जानवी उसे घूरते हुए बिना इमोशन के पूछती है, मुझे यहाँ क्यों बुलवाया है? क्या कुछ काम था? ये सुनकर विशाल की माँ मजाकिया आवाज में बोली, ऐसा क्यों कह रही हो जानवी बेटा, तुम इस घर की बहू हो, जाहिर सी बात है हम तुम्हें इनवाइट तो कर ही सकते हैं। ये सुनकर जानवी के चेहरे पर मजाकिया मुस्कुरा गई। वह हंसते हुए बोली, मैं इस घर की बहू थी हूँ नहीं, आप लोग मेरे एक्स ससुराल वाले हैं। लेकिन फिर भी विशाल के पिता उसे देखते हुए बोले, तुम्हें इतना आगे जाने की जरूरत नहीं है, तुम इस घर की बहू टीवी, तुम्हें तो खुद पर प्राउड महसूस करना चाहिए कि तुम मेहता परिवार की बहू रह चुकी हो। और वैसे भी तुम्हें तो भाई का शुक्रगुजार होना चाहिए कि वह अभी भी तुम्हें इस घर में लेकर आ रहे हैं। तुम चाहो तो अभी भी इस खानदान की बहू बन सकती हो। ये सुनकर जानवी की आंखें छोटी हो गई।
और वो उसे घूरते हुए बोली, मेहता परिवार की बहू बनना इसमें इतना प्राउड वाला क्या है? और वैसे भी मैं इस परिवार की बहू बनने के लिए बिल्कुल भी इच्छुक नहीं हूँ। ये सुनकर विशाल की माँ को गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन फिर भी वह चापलूसी भरी आवाज में बोली, जानवी बेटा तुम इस तरह से बात कैसे कर सकती हो? तुम और विशाल बचपन के दोस्त हो और एक साथ बड़े हुए हो। तुम दोनों को प्यार सालों का है। इसे कुछ गलतफहमियों की वजह से तुम दोनों अलग नहीं हो सकते। तुम्हें एक बार इस बारे में सोचना चाहिए। वैसे तुम्हारे परिवार वाले भी हमारे साथ बहुत अच्छे रिलेशन में थे। तुम्हें अपनी गलतफहमी दूर कर लेनी चाहिए। ये सुनकर जानवी की आंखें छोटी हो गई, क्योंकि सच में मेहता परिवार बहुत ज्यादा बेशर्म था। उनकी हिम्मत भी हुई जानवी के माँ बाप का जिक्र करने की, जो पहले उनकी नज़रों में बेकार और घटिया थे। इसलिए तो उन्होंने जानवी को फोर्स किया था उनके साथ रिश्ते तोड़ने के लिए। वी घूरते हुए बोली, लगता है आपको कोई गलतफहमी हुई है। और अगर मैं विशाल का प्यार हूँ तो फिर यह कौन है? इतना बोलकर वह क्रिस्टल की ओर इशारा करती है, जो अभी भी विशाल को देख रही थी और उसी के पास बैठी थी। उसका हाथ पकड़कर क्या जानवी मानेगी मेहता परिवार की बात? अगर आपको अगला एपिसोड चाहिए तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।